हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। जैसा कि यूपी पीसीएस प्री का रिज़ल्ट तो आ चुका है। आप लोगों में से जो सफल अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वह जो है मेंस परीक्षा की तरफ जो है बिल्कुल उनका रुझान जो है हो रहा होगा। पढ़ रहे होंगे अच्छे से, सारी चीज़ों को जो है कर रहे होंगे। इसी दिशा में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपसे परिचर्चा हुई थी कि हम लोग जो है प्रॉपर मेंस के लिए एक कोर्स को स्टार्ट किए हैं। उस कोर्स में जो है आपको सारी चीज़ें जैसे कि जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड, जीएस पेपर फोर्थ, ठीक है, उसके साथ साथ एसए, ठीक है, सारी चीज़ों का जो है कंप्लीट आपको जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। लेक्चर फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, समझ रहे हैं, सारी चीज़ें आपको जो है अवेलेबल कराई जा रही हैं। इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने जो है परिचर्चा वाले सेशन में आपसे जो है प्रॉमिस किया था कि इस जो है प्रोग्राम में मैं आपको ज्योग्राफी के साथ साथ, ठीक है, जो पेपर 1 आपका है, जीएस का पेपर 1 जो है, ठीक है, पेपर 1, इसमें जो है जियोग्राफी के साथ साथ हम लोग जो है पेपर 3 में जो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको कवर करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी और जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है कंप्लीट, इसके बारे में जो है क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मेरा नाम पुनीत उपाध्याय और विगत कई वर्षों से जो है अध्यापन का कार्य मैं कर रहा हूँ मुखर्जी नगर के कई संस्थानों में। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप जो है सहमत होंगे और सारी चीज़ों को जो है अच्छे से करेंगे, एक प्रॉपर जो है ग्रिप बनाते हुए एग्ज़ाम को टैकल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है इस सेशन में, हम जैसा कि हमारा यह फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, इस सेशन में प्रॉपर बात करेंगे सबसे पहले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो है सिलेबस पर। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ मेंशन है, इस पर क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जानी है, इसको जो है, और इसके साथ साथ जो है हम लोग कुछ जो है बात करेंगे कि आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी के प्रश्न कैसे टैकल करने हैं, एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है। ठीक है, एक अच्छा उत्तर लेखन जो है आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इन सारी बातों पर जो है गहन चर्चा हम लोग जो है इस सेशन में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो है आपका जो है पेपर 3 का जो पोर्शन है, इसमें आप देखेंगे तो जो आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2018 से जो है ऑब्जेक्टिव ना होकर बिल्कुल जो है सब्जेक्टिव तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है यूपी पीसीएस के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो है आप पेपर 3 में एक यूनिट देखेंगे, आप नोटिफिकेशन को अगर रीड किए होंगे अच्छे से, तो 13 नंबर का जो है एक पॉइंट जो है इंडिकेट किया गया है 13 नंबर में, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी के बारे में। ठीक है, उसके सिलेबस को जो है डिफाइन किया गया है पॉइंट नंबर 13 में। ठीक है, आपके जो है जीएस 3rd पेपर में जब आप देखेंगे, ठीक है, सिलेबस में, तो उसमें जो है क्या क्या चीज़ें जो है डिफाइन करी गई हैं। ठीक है, क्या क्या सिलेबस में दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए देखिए, यह आपका जो है पर्यावरण एवं परिस्थितिकी जो है यूपी पीसीएस मेंस का जो है सिलेबस है पेपर 3 का। ठीक है, पेपर 3 का, तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पेपर 3 में जो पर्यावरण एवं परिस्थितिकी से जो है प्रश्न पूछे जाने हैं, उनके जो है चैप्टर्स के बारे में देखें तो सबसे पहले एक चैप्टर्स हमको देखने को मिल जाता है पर्यावरणीय सुरक्षा एवं परिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, फर्स्ट नंबर का जो आपको जो है सिलेबस में चैप्टर मेंशन दिखेगा वह यह है पर्यावरणीय सुरक्षा एवं परिस्थितिकी तंत्र। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम पर्यावरणीय सुरक्षा या संरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो विस्तृत रूप से हमें जो है पर्यावरणीय संरक्षण को लेकर जो नियम कानून है, पर्यावरणीय सुरक्षा को लेकर जो भारत के परिप्रेक्ष्य में या जो है बिल्कुल आप देखेंगे विश्व के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जो जो कानून हैं, जितने भी जो है संगठन है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, सबको जो है हम
पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, ठीक है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इसमें भी जो है आप भारतीय पर्यावरणीय संस्थान को, ठीक है, पर्यावरणीय कानून एवं अधिनियम को, ठीक है, उससे संबंधित जितनी भी बॉडी हैं, ठीक है, उनको पर्यावरणविद का जो है क्या योगदान रहा है, उनका जो है पूरा विश्लेषण हम इसी जो है चैप्टर में करेंगे, ठीक है। खासकर सुरक्षा की जब बात हो रही हो पर्यावरण की, तो आपको विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरणीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी लॉज हैं, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंटल लॉज हैं, उनको जो है हम विशेष रूप से कवर करेंगे और सारी चीज़ों को जो है क्रमवार एक एक करके जो है देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे लिखता है एवं पारिस्थितिकी तंत्र एंड इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के भी बारे में जानेंगे, ठीक है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को हम देखेंगे, सारी चीज़ों को जो है अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट्स पर आप जब विजिट करेंगे, सेकंड नंबर का पॉइंट जो होगा, चैप्टर भी आप कह सकते हैं, तो यह है वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण। इसमें हम जो है वन्य जीव संरक्षण के बारे में प्रॉपर बात करेंगे कि जो है वन्य जीव या जो वह जानवर हैं, ठीक है, उन जानवरों का, वन्य जीव जो है उन जानवरों का, जैसा कि आपको पता है, प्रतिनिधित्व करता है जो है डेंजरस स्पीसीज़ में या फिर जो है बिल्कुल इस प्रकार जो है शामिल है कि कहीं ना कहीं उनको जो है पर्यावरण से नुकसान पहुंच रहा है या मानव के द्वारा जो है नुकसान पहुंच रहा है, तो उनके संरक्षण को लेकर जो है इस पर कंप्लीट हम लोग बात करेंगे। जो है आपका चैप्टर होगा वन्य जीव संरक्षण वाला, बड़ा चैप्टर है, डायनेमिक है, थोड़ा सा अच्छे से करेंगे क्रमवार एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए। थर्ड पिलर पर आप आएंगे, ठीक है, जो आपका थर्ड पॉइंट है या पिलर या थर्ड पॉइंट या थर्ड चैप्टर जो आपका है वह है जैव विविधता। जैव विविधता की अगर बात करें, बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। आप देखेंगे यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के साथ साथ यूपीएससी में भी जो है इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस चैप्टर से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं और जो है आगे पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। तो जैव विविधता के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये जो आपको सारे चैप्टर दिए गए हैं, इनका जो है ओवरव्यू अभी हम लोग इसी सेशन में करेंगे, ठीक है। अभी तो बस मैं चैप्टर का नाम से आपको इंक्लूड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप देख लीजिए कि कितने पॉइंट्स हैं मुख्यतः, और इसके बाद जो है क्या विशेष रूप से किसी अन्य टॉपिक से भी प्रश्न पूछा जाना है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे इसी सेशन में। फिलहाल अभी हम लोग इस जो है खंड पर बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो हो गया बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में हम लोग जो है बहुत अच्छे से सारी चीज़ को करेंगे। इसके बाद जो आपका फोर्थ नंबर का पिलर है, चैप्टर नंबर फोर्थ आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, अगर चैप्टर में हम लोग डिवाइड कर कर पढ़ रहे हैं, तो यह है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, ठीक है। पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है, और उसका जो क्षरण हो रहा है, इसके बारे में विस्तृत जो है हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। यह भी जो है आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है, पर्यावरणीय क्षरण। इसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे एक नए चैप्टर पर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह, फोर्थ नंबर का, ठीक है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जो है बहुत अच्छे से पढ़ते भी नहीं हैं, ठीक है। और मैं आपको यह अवगत कराना चाहूँगा कि आप अगर विगत वर्ष का प्रश्न उठा के देखें अभी प्रेजेंट में, तो इस चैप्टर का आपको इम्पोर्टेंस जो है बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। यह चैप्टर जो आपका है यह है पर्यावरणीय संघात एवं आकलन, ठीक है। पर्यावरणीय संघात आकलन की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, ठीक है, जिसको हम EIA के नाम से जानते हैं, ठीक है, आप जानते भी होंगे इसके बारे में। बहुत अच्छे से जो है इस चैप्टर को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही जो 5 पॉइंट हैं या 5 आप सब्जेक्ट कह लीजिए या 5 पिलर कह लीजिए, यह आपके यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के सिलेबस में इंक्लूड है। इसके अलावा यूपीपीसीएस के मुख्य परीक्षा के सिलेबस में कोई और पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो यह तो बिल्कुल जो है इम्पॉर्टेंट है ही है, इनको तो हम लोग अच्छे से करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर आप प्रश्न देखेंगे विगत वर्ष में, तो आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है,
जलवायु परिवर्तन से जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि सिलेबस में आप देखिए मुख्यतः डायरेक्ट रूप से जो है आपको, ठीक है, कहीं शामिल नहीं दिखाई दे रहा होगा जलवायु परिवर्तन। इसके साथ साथ आप देखेंगे सस्टेनेबल गोल यानी कि सतत विकास का जो आपका अध्याय है, इसको भी जो है आप मुख्यतः कहीं शामिल जो है नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन प्रश्न आप अगर देखेंगे विगत वर्ष में तो इससे भी जो है राइज हुआ है। सतत विकास से जो है सस्टेनेबल गोल से आपको जो है ठीक ठाक प्रश्न देखने को मिलेंगे जब से जो है यूपीपीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, या तो आप जीएस के फर्स्ट पेपर में या तो जीएस थर्ड पेपर में, ठीक है। जीएस फर्स्ट पेपर में जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, ठीक है, उसमें आपको जो है एक आध प्रश्न एनवायरमेंट इकोलॉजी से जो है रिलेटेड दिखाई दे देता है, ठीक है। और आपका जो थर्ड पेपर है उसमें तो मुख्यतः शामिल ही है, ठीक है। तो देखिए जो आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय है, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए हम लोग कैसे कैसे प्लान करेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो आपको 5 पॉइंट्स दिखाए गए हैं सब्जेक्ट के, उसके बारे में हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए जो है हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। देखिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, ठीक है, मैं आपको अगर पर्सनल रूप से गाइड करूं तो इसमें आप देखेंगे जो स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, जो स्टैटिक पोर्शन है उससे प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में तो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यूपीएससी में बिल्कुल देखने को नहीं मिलते, ठीक है। यूपीपीसीएस में आपको जो है यूपीपीसीएस में आपको कुछ प्रश्न जो है स्टैटिक मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें यूपीएससी की, ठीक है, यूपीएससी की अगर बात करें, अगर यूपीएससी की बात करें इसी सेक्शन को लेकर, तो आप देखेंगे इसमें जो स्टैटिक से जो स्टैटिक पोर्शन जो है, ठीक है, इससे बिल्कुल प्रश्न पूछा जाना जो है बिल्कुल अब उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और जो है बिल्कुल पूछा भी नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको स्टैटिक जानकारी नहीं है, ठीक है, अगर आपको स्टैटिक जानकारी नहीं है सब्जेक्ट की, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप कहीं ना कहीं उसको जो है अच्छे से लिंक नहीं कर सकते, अच्छे से पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग मुख्यतः यूपीपीसीएस को ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो यूपीपीसीएस के लिए तो आपको जो है स्टैटिक वाला पोर्शन करना ही होगा, ठीक है। स्टैटिक वाला पोर्शन में जो है आप कैसे जो है सारी चीज़ करेंगे, इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो देखिए जीएस का जो फर्स्ट पेपर आपका है ज्योग्राफी का, इसको आपको अच्छे से जो है करना है। आप सोचेंगे सर हमको तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में यहाँ डिस्कस करना है, तो आप जो है ज्योग्राफी के बारे में बता रहे हैं। तो इसके पीछे का उद्देश्य जो है वह यह है कि देखिए कहीं ना कहीं जो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस है या पोर्शन है वह ज्योग्राफी का ही जो है भाग है, ठीक है, कोर जो है ज्योग्राफी का ही भाग है। तो उसके लिए जो है आपको इस सब्जेक्ट पर कमांड जो है होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं ज्योग्राफी की, तो स्वाभाविक सी बात है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी जो है थिंग्स को या चीज़ को जो है आप अच्छे से नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है सबसे पहले आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट को जो है कंप्लीट अच्छे से जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ख़ास कर जो है जितने भी जो है पर्यावरण से संबंधित चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी में आपके, उनको, ठीक है। स्टैटिक के लिए सबसे पहले करना यह आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम आ जाएंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के मेन पार्ट पर। तो अगर मेन पार्ट पर आएँ, ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी तो करेंगे ही अपने क्लास में, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की कंप्लीट क्लास होगी आपकी, सारे चैप्टर से जो है आपको अवगत कराया जाएगा, सारे चैप्टर का आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप एक ओवरव्यू, एक अच्छी थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ठीक है, तो कुछ पुस्तकों का भी जो है आपको सहारा लेना पड़ सकता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पोर्शन में। जैसे कि अगर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए बात करें हम, ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो आपको जो है पुस्तक भी जो है जान लेनी चाहिए इसी सेशन में, ठीक है, क्योंकि हम प्लान पर बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है एक कंप्लीट प्लान आपके सामने होना चाहिए। तो अगर पुस्तक की बात करें तो हिंदी माध्यम में देखिए मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की जो है रवि पी अग्रहरी,
ठीक है, रवि पी अग्रहरी जी की एक जो है बुक आती है हिंदी माध्यम की, उससे जो है आप अच्छे से सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सेकेंड नंबर की जो बुक है आपकी सतीश चंद्रा आपकी जो है माजिद हुसैन की, ठीक है, माजिद हुसैन की आपकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की एक प्रॉपर बुक आती है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मार्केट में और भी आपको बुक अवेलेबल है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के जो है कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 9th 12th, ठीक है, ज्योग्राफी के कुछ सेक्शन और बाकी जो है कुछ चैप्टर्स उसके जो है मुख्यतः बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। हम उस चैप्टर का आपको ओवरव्यू दे देंगे कंप्लीट जो है एक सेशन में, तो उसको भी जो है हम लोग कर लेंगे, उसको भी अच्छे से कर लेंगे। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ज्योग्राफी का एक जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सेकेंड नंबर पर जो है आपके पास एक पुस्तक होना चाहिए। आपको यहाँ से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करे जाएंगे, वो सारी क्लासेस आपको दी जाएंगी, वह आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप इन दोनों किताबों में से कोई एक किताब को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, और आप जो है आराम से इसको जो है लेकर आप हमारे साथ अच्छे से जो है डिस्कस करते हुए इस सब्जेक्ट पर एक अच्छा ग्रिप जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो यह प्रॉपर जो है तरीका होगा आपका पढ़ने का। इसके साथ साथ अगर और कुछ बात करें, ठीक है, इस प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रोग्राम के बारे में कि हम और क्या करेंगे, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स इंक्लूड हैं उनको तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र आप उठा के देखेंगे तो कुछ ऐसे भी जो है अध्याय हैं, कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो है सिलेबस में तो नहीं शामिल है, मुख्यतः आप मेन रूप से नहीं देखेंगे, लेकिन को रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ से जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, जो बाकी के जो है चैप्टर्स हैं, तो उनके बारे में भी जो है हम लोग जानेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो है जो सतत विकास की अवधारणा से जो है प्रश्न पूछे गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सतत विकास के बारे में जो है हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली तो जो है सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन इंक्लूड है कहीं ना कहीं प्रश्न। इसके साथ साथ जलवायु हो गया, ठीक है, जलवायु को भी जो है मुख्यतः कहीं पर बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इंटरकनेक्ट करेंगे हम सारे चैप्टर को, और जिससे भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। आज के लिए आज आपको क्या करना है, यह एक ओवरव्यू देखने के बाद जो है आज के जो है इस सेशन के बाद आपको क्या करना यह है कि आप सबसे पहले क्लास 9th की एनसीईआरटी उठाइए, ठीक है, ज्योग्राफी की, ठीक है, उसको जो है थोड़ा सा देखिए। उसके बाद 11th की ज्योग्राफी को भी देख सकते हैं, 12th की भी ज्योग्राफी जो है आप देख सकते हैं कायदे से। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आपको सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं खासकर जो है जीएस पेपर फर्स्ट में जो है और जीएस पेपर थर्ड तो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ही है, मैं कई बार बता चुका। इनके प्रश्नों का जो है एक ओवरव्यू आप जो है तैयार करेंगे, ठीक है, इनके प्रश्नों को आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस जो हैं उनको आप देखेंगे आप जीएस पेपर फर्स्ट में क्या ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कहीं ना कहीं को रिलेट करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप जीएस थर्ड पेपर में जो है मुख्यतः आप देखेंगे इस चीज़ को कि क्या जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं विगत वर्ष में जितने भी एग्जाम्स अभी तक कंडक्ट हुए हैं, उनमें क्या जो है जीएस पेपर थर्ड का जो मेन सिलेबस दिया गया है उसी के अनुसार प्रश्न रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ थर्ड नंबर का पॉइंट्स जो आपको जो है ध्यान में रखना होगा, यह रखना होगा कि अगर प्रश्न पूछे गए हैं थोड़ा सा चैप्टर्स जो आपको इंक्लूड किए गए हैं सिलेबस में उससे हटकर, तो कैसी अवधारणा रही है उस प्रश्न की, किस प्रकार का वह प्रश्न रहा है, ठीक है, इसके बारे में जो है आपको कंप्लीट एनालिसिस करना है। तो 3 पॉइंट को आप जो है सबसे पहले आज सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही जो है आप देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार से जो है आप सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी चीज़ का अगर किसी भी एग्ज़ाम का अगर मूल्यांकन करना है,
आपको प्रिपरेशन करना है तो आप लोगों को भी ज्ञात होगा, और मैं भी बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले आपको जो है उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ जो है विगत वर्ष का प्रश्न पत्र आपके समक्ष जो है होना चाहिए, आपके सामने जो है हमेशा होना चाहिए, ठीक है। इससे आपको यह आइडिया लगता है कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, और हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है, हमारा जो परीक्षा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न का फॉर्मेट रहा है, ठीक है, कितना इन डेप्थ हमको जाना है, क्या चीज़ें जो है किस तरह से हमको मैनेज करनी है, ठीक है। इन सारी बातों का जो है आइडिया आपको तभी लग सकता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को देखेंगे। यह किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट तरीका होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास कोई भी जो है अलग उपाय नहीं है। आप मान के चलिए अगर ये चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, तो आपके लिए जो है बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी जो है चुनौती आपके सामने खड़ी हो जाएगी, और उसके लिए जो है आप बिल्कुल जो है कुछ अच्छा उपाय नहीं निकाल पाएंगे इस चीज़ को जो है करने के अलावा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और उसके आधार पर ही जो है चैप्टर का एनालिसिस, आपके जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न का एनालिसिस आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट होगा आपका पढ़ने का, इस तरह से आपको पढ़ना होगा। बाकी मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं आपको जो है वीडियो लेक्चर के साथ साथ जो है जो प्रत्येक चैप्टर का हैंडआउट्स होगा या पीडीएफ होगा उसको हम जो है आपसे शेयर करेंगे, और वह जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक एक चीज़ उसमें जो है कायदे से कंपाइल होगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी रिलेवेंट टॉपिक्स या वेरी रिलेवेंट जो है पॉइंट्स होंगे, ठीक है। वह सारी चीज़ जो है आपके हैंडआउट्स में कवर किए जाएंगे, आपको उस प्रकार जो है दिए जाएंगे, ठीक है। तो यह चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके इन सारे पॉइंट्स के बारे में, चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर आप मीनिंग्स ही नहीं समझते हैं, ठीक है, कि चैप्टर्स का अर्थ क्या है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछे छोड़ रहे हैं, और आप जो है अच्छे से उस सब्जेक्ट को या उस चैप्टर को जो है आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एक एक करके सारे चीज़ों को जो है कायदे से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें इस शब्द के बारे में प्रॉपर, ठीक है, यह जो शब्द आपको दिया गया है पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है, तो पर्यावरण सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण सुरक्षा की अगर बात करें, अगर आप इसको दो पॉइंट्स में या दो यूनिट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, एक विश्व के परिप्रेक्ष्य में और एक जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में, दोनों से आपसे प्रश्न एराइज होंगे, ठीक है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें पर्यावरण सुरक्षा को लेकर, तो जितने भी जो है विश्व के परिदृश्य से जितने भी जो है लॉज हैं, ठीक है, जितने भी कानून हैं पर्यावरण को लेकर, उसको हमें जानने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तभी तो आप जब आप लॉ को ही नहीं जानेंगे जो पर्यावरण को लेकर बनाए गए हैं, तो आप उसकी सुरक्षा के बारे में कैसे एक अच्छा आंसर या अच्छा फॉर्मेशन जो है बना सकते हैं, या उस पर आप अपना ओवरव्यू रख सकते हैं, ठीक है। यह संभव ही नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि विश्व के जितने भी लॉज हैं, ठीक है, विश्व के जितने भी आंदोलन हैं, विश्व के जितने भी पर्यावरणीय संस्थाएं हैं, इन सब के बारे में अगर आप जानेंगे तो पर्यावरण सुरक्षा पर आप जो है विशेष रूप से ग्रिप बना सकते हैं, ठीक है। तो यह चीज़ हो गई। इसके बाद सेकंड थिंग, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वही चीज़ बिल्कुल जो है इस पर भी रिपीट होती है, ठीक है, कि अगर आपको भारत के पर्यावरणीय सुरक्षा के बारे में या संरक्षण के बारे में बात करनी है तो आपको भारतीय पर्यावरणीय संस्थाओं के बारे में पहले तो जानना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है पर्यावरणीय कानून या अधिनियम जो बनाए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको जानना होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो भारत में पर्यावरणीय आंदोलन जो हुए, ठीक है, उनके बारे में आपको जो है बहुत अच्छे से जानना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो पर्यावरणीय जो पर्यावरणविद हैं, ठीक है, जो पर्यावरण के वैज्ञानिक हैं, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है पर्यावरण की सुरक्षा करने में, ठीक है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, तब आप जो है अच्छा ग्रिप बना पाएंगे पर्यावरणीय सुरक्षा पर, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें तो भारत में जितने भी कानून या प्रावधान पर्यावरण को लेकर हैं,
उनका जो है डीप एनालिसिस जब तक आपको नहीं कराया जाएगा तब तक आप पर्यावरणीय सुरक्षा पर जो है एक अच्छा उत्तर जो है या इससे रिलेटेड जो है सारी चीज़ों पर जो है एक अच्छा जो है आंसर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे विश्व के परिप्रेक्ष्य में और भारत के भी परिप्रेक्ष्य में। भारत के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी बॉडीज़ हैं क्रमवार सारे को एक एक करके जो है हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी में जो है आपका एक और चीज़ शामिल है, एक और शब्द शामिल है, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी देखेंगे। परिस्थिति पहले तो आप पर्यावरण शब्द के बारे में देख लीजिए और पारिस्थितिकी शब्द के बारे में देख लीजिए, उसके बाद जो है कंप्लीट इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि जो पढ़ना है वो चीज़ें तो हमने आपसे डिस्कस कर ली, लेकिन शब्द का जो है अर्थ आपको पता होना चाहिए, जिससे जो है एक आप अच्छा जो है ग्रिप या एक अच्छा जो है बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। पर्यावरण की अगर हम बात करें, पर्यावरण शब्द की, तो आप देखेंगे मुख्यतः यह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। किन किन शब्दों से मिलकर बना है? तो परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है। अगर बात करें परिशब्द की, ठीक है, तो जो परिशब्द का अर्थ होता है वह होता है, या परिशब्द से जो आशय आप कर सकते हैं वह होता है चारों ओर। आशय जो है इसका है। इसी प्रकार आवरण शब्द से जो हम आशय ले सकते हैं, या आवरण शब्द का जो आशय है वह जो है परिवेश। ठीक है, वह है परिवेश। ठीक है, तो अब आप इन दोनों शब्द के आधार पर, इन दोनों शब्दों से जो है जो आशय स्पष्ट हो रहा है उससे आप जो है बिल्कुल डिफाइन कर पा रहे होंगे पर्यावरण को। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, परि शब्द से आशय है चारों ओर और आवरण शब्द से आशय है परिवेश। मतलब हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, जो चारों तरफ से हम लोग जो घिरे हुए हैं, ठीक है, हमारे चारों तरफ से जो चीज़ें हमें घेरी हुई है उसको आप जो है पर्यावरण कह सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ से हम लोग यह आशय लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है मीनिंग्स को, पहले शब्द के मीनिंग्स को समझिए, उसके बाद जो है उसके कंप्लीट सेंटेंस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें परिस्थितिकी शब्द के बारे में, ठीक है, परिस्थितिकी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अगर इंग्लिश में देखें परिस्थितिकी शब्द को तो आपको ज्ञात होगा, इसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आप देखेंगे कि इकोलॉजी मुख्यतः जो है ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला शब्द है ओइकोस। ठीक है, ऑकस या ओइकोस बोलते हैं। ठीक है, ग्रीक शब्द में, और दूसरा जो शब्द है वह है लोगोस। ठीक है, लोगोस, ओइकोस और लोगोस। अगर ओइकोस की बात करें, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है निवास या घर। ठीक है, निवास या घर। ठीक है, और लोगोस का मतलब क्या होता है? आपने रूट वर्ड पढ़ा होगा लोगोस। ठीक है, इंग्लिश में। तो लोगोस का अर्थ होता है कि अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन करना, यानी कि जो आपका, ऐसा कह सकते हैं कि जो जीव व वातावरण के परस्पर जो है संबंध को हम परिस्थितिकी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है, इस पर कुछ जीव निवास करते हैं, आप जानते हैं। यह आपका जो है पृथ्वी के जो है चारों तरफ वातावरण है। ठीक है, अब पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव और वातावरण के बीच जो परस्पर संबंध होगा उसी को जो है हम इकोलॉजी कह सकते हैं, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इन्हीं का जो अध्ययन करेंगे हम, वह जो है इकोलॉजी के अंतर्गत जो है करेंगे। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे प्रॉपर जो है इकोलॉजी शब्द को। परिस्थितिकी को आपने समझ लिया। इसी से रिलेटेड आपका जो है कंप्लीट एक यूनिट में अगर आप डिवाइड कर देंगे तो इकोसिस्टम शब्द बनता है, यानी कि परिस्थितिकी तंत्र शब्द बनता है, इकोसिस्टम। ठीक है, अगर बात करें इकोसिस्टम का, तो जो इकोसिस्टम है आप उसको देखेंगे तो उसके बारे में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि परिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों एवं जीवित जीवों का समूह है। ठीक है, हमने क्या आपसे बोला? हमने यह बोला कि
पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों एवं जीवित जीवों का जो है क्या है, समूह है, ठीक है। और ऐसे समूह को जो है हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब आपने पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कंप्लीट देख लिया, पर्यावरण शब्द के बारे में देख लिया, सुरक्षा के बारे में या संरक्षण के बारे में आप जानते हैं, पारिस्थितिकी शब्द के बारे में आपने देख लिया, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आपने देख लिया, ठीक है। अब आपको यह चीज़ जो है मालूम हो गया होगा कि इस जो है प्रॉपर अध्याय में हमको क्या चीज़ जो है पढ़ना है, किसके बारे में हमें पढ़ना है, यह बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आपको जो है अभी तक क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आते हैं सेकंड जो है आपका जो चैप्टर होगा या सेकंड पॉइंट जो होगा सिलेबस में शामिल है, वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा कि वन्य जीव या वन्य जीव संरक्षण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वन्य जीव उन जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। किन जानवरों का, जो पालतू या समझदार नहीं है, जो पालतू नहीं है, जो समझदार नहीं है, और वह जो है जंगल में निवास करते हैं, ठीक है। जो पालतू नहीं है, जो है समझदार नहीं है और जंगल में निवास करते हैं, पूरी तरह जो है जंगली माहौल पर जो है निर्भर हैं, ठीक है, उसी में जो है बिल्कुल उनकी निर्भरता रहती है। ऐसे जानवरों, ऐसे पौधों, ठीक है, ऐसे प्रजातियों को जो है संरक्षण जरूरी है, ठीक है। और अगर ऐसे जो है पौधे या प्रजातियों का हम संरक्षण कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसको हम जो है वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत जो है काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको करना क्यों जरूरी है, तो आप देख रहे होंगे प्रेजेंट में कि ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, ऐसे बहुत सारी जो है प्रजातियां हैं, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है, जो है लगातार विलुप्त होने के कगार पर जो हैं, ठीक है। तो अगर वो विलुप्त होने के कगार पर हैं, वो खतरे में जो है बिल्कुल हैं, तो उनका संरक्षण आवश्यक हो जाता है, ठीक है। कोई स्पीसीज है, अगर उसका विनाश हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल तरह वह जो है पूरी तरह जो है वह डिक्लाइन कर रहा है या पूरी तरह जो है वह नष्ट होने के जो है कगार पर है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम कंप्लीट जो डिस्कस करेंगे वह इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे, वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत जो प्रमुख अधिनियम है भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, ठीक है, इसको भी जो है हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स को जो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनको जो है हम इस चैप्टर को या इस अध्याय को या इस पॉइंट्स को जब हम करेंगे तब जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे 1972 वाला जो अधिनियम है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसमें जो है 2003 में जो है आप देखेंगे इस अधिनियम में मुख्यतः बहुत अच्छे से संशोधन किया गया है, ठीक है। इसको और भी जो है कठोर बना दिया गया है प्रेजेंट में, ठीक है। तो उन सब बातों के बारे में भी जो है हम लोग इसी चैप्टर के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड नंबर के पिलर या थर्ड नंबर के पॉइंट पर, ठीक है, या थर्ड नंबर का चैप्टर आप कह सकते हैं कुछ भी, जैव विविधता के बारे में, ठीक है। जैव विविधता क्या होती है, पहले इस शब्द को आप समझें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जीव और वनस्पतियों के बीच का जो समुच्चय है या जीव व वनस्पतियों का जो समुच्चय है, ठीक है, उसको हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं, एक शब्द में अगर कहें तो। अगर इसको और अच्छे से डिफाइन करें तो किसी भी स्थान पर पाए जाने वाला जो जीव है, किसी भी स्थान पर जो पाए जाने वाला वहाँ का जो जीव है, वहाँ के पर्यावरण या परिस्थितिकी तंत्र पर ही जो है निर्भर करता है, ठीक है। वहाँ कैसे रहना है, कैसे सरवाइव करना है, यह जो है डिपेंड होता है किस पर, पर्यावरणीय तंत्र पर, ठीक है। और पर्यावरणीय तंत्र के साथ ही जो है आपसी सामंजस्य बनाकर जो है जीव जो है वहाँ पर अपना जो है बिल्कुल एक जनरेशन या एक जो है अपना सारा जो है बैकग्राउंड
क्रिएट करता है, ठीक है। और ऐसे स्थान को जो है हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप इस शब्द का भी जो है अर्थ समझ पाए होंगे। विश्व में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप आंसर करेंगे सर जो जैव विविधता की अगर हम बात करें तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता है वह आपको विषुवत रेखा के आसपास जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा के आसपास देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ जैव विविधता से जुड़े जितने भी जो है लॉज हैं, ठीक है, उसको भी जो है हम लोग कंप्लीट इस जो है लेक्चर में, जो यह आपका जैव विविधता वाला लेक्चर होगा, इसमें कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है 2003 जो है, उसके बारे में भी जो है हम इसी जो है चैप्टर में बात करेंगे। तो यह कंप्लीट हो गई जैव विविधता की बात। अब हम लोग थर्ड पिलर पर अगर आएँ, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण पर, ठीक है, कि पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण क्या है, ठीक है। तो अगर बात करें, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो है पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जो है एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने उत्पन्न है। आप देख रहे होंगे कि जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, ठीक है, एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है हमारे लिए। तो इससे जो है निपटने के लिए क्या उपाय होंगे, ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण को इंस्टेंट कम करने के क्या उपाय होंगे, ठीक है, प्रदूषण होता कैसे है, ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट जो है हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। इससे होने वाले क्षरण के बारे में, ठीक है, कंप्लीट बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत। तो प्रदूषण और क्षरण के बारे में हम लोग, पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण के बारे में इस अध्याय में हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ नंबर का जो पिलर आपका है वह है पर्यावरणीय संघात एवं आकलन। पर्यावरणीय संघात एवं आकलन जो है उसी को आप जो है जानते हैं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के रूप में, ठीक है, जिसको आप EIA के नाम से जानते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इंग्लिश में आप इस चीज़ को देखेंगे तो बखूबी से जो है यहाँ दिख रहा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। EIA के बारे में कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। EIA जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी है पर्यावरण को लेकर, और इसके बारे में बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है। और यह जो है आपके करंट्स के टॉपिक्स को भी जो है बहुत अच्छे से इंक्लूड करता है। तो इसको जो है करंट्स के उद्देश्य से आपको जो है बहुत अच्छे से जो है कवर अप करना होगा। रेगुलर क्लास में तो आपको स्टैटिक चीज़ें बता दी जाएंगी, और विगत वर्षों में जो या फिर जो है अभी प्रेजेंट में जो सिनेरियो होगा करंट्स को लेकर, ठीक है, उसको भी समझा दिया जाएगा। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, एक टाइम पीरियड ऐसा जनरेट होगा, एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि शिक्षक आपसे जुड़ा नहीं होगा, तो आपको करंट्स के मुद्दे को खुद जो है रिजॉल्व करना होगा, खुद जो है आपको डील करना होगा, ठीक है। और उसमें खासकर पर्यावरणीय संघात आकलन के जो है टॉपिक्स होंगे, ठीक है, EIA से संबंधित जो तथ्य होंगे, जो है बिल्कुल एक खंड होंगे, ठीक है, उनको आपको जो है रेगुलर एडिटोरियल के बेसिस पर या फिर जो है किसी आधार पर जो है आपको कंपाइल करना होगा, उसको आपको जो है पढ़ना होगा रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। पर्यावरणीय संघात आकलन को जो है बहुत अच्छे से इस चीज़ को आपको करना होगा, ठीक है। अगर बात करें EIA की तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है भाई पर्यावरणीय संघात आकलन या जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो अगर EIA की बात करें तो पिछले कई दशकों से आप देख रहे होंगे तो पर्यावरण को बहुत हानि हो रही है, क्षति हो रही है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए एक बॉडी बनाई गई, ठीक है। तो जो बॉडी बनाई गई उसको हम जो है EIA के नाम से जानते हैं, ठीक है। EIA क्या करती है, वर्क कैसे करती है, इसके बारे में अगर बात करें छोटा मोटा थोड़ा सा अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाने जो है, तो कई विकास परियोजनाएं जो चल रही हैं, ठीक है, इसके कारण पर्यावरण को बहुत ज़्यादा जो है हानि हो रहा है, ठीक है, पर्यावरण क्षरण हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण बहुत हो रहा है, ठीक है। इन सारे हानियों या प्रभावों को जो है कम करने के लिए EIA नाम की जो है एक बॉडी बनाई गई, और यह बॉडी जो है सुझाव देगी कि आपको जो है कैसे जो है वर्क करना चाहिए कि पर्यावरण को कम से कम हानि हो, कम से कम जो है प्रदूषण हो, कम से कम जो है क्षरण हो, इसके बारे में जो है कंप्लीट गाइड करेगी, रिस्ट्रिक्शन जो है लगाएगी। वह कौन लगाएगी? EIA, ठीक है। अगर किसी भी परियोजना को जो है बिल्कुल कोई वर्क किसी चीज़ पर करना है तो स्वाभाविक सी बात है सबसे पहले जो है उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उसको मिलेगा कहाँ से? तो वह मिलेगा EIA के द्वारा, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा जो है उसको परमिशन ग्रांट होगा, ठीक है। और यह ग्रांट
कहाँ से किया जाएगा, तो इसकी मंजूरी आप देखेंगे तो पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है दिया जाता है। ठीक है, तो यह कुछ बेसिक सा पॉइंट्स हमने बता दिया कि आप पर्यावरणीय संघात आकलन के बारे में भी जान लीजिए। बाकी डीप एनालिसिस जो है इस चैप्टर का हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से, जो है जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ कि इस जो है सिलेबस में जितने भी शब्द दिए गए हैं इसका अर्थ आपको पता चल गया होगा। सारे शब्द के एक एक मीनिंग्स को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको पढ़ना क्या है यह भी आप थोड़ा सा जो है ओवरव्यू ले पाए होंगे। ठीक है, और बाकी जो है जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई कि आपको करना क्या है अभी प्रेजेंट में, तुरंत इंस्टेंट इस लेक्चर के बाद, तो वह आपको करना ही पड़ेगा। आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटीज़ के जो है बेसिक्स कुछ, ठीक है, ज्योग्राफी के जो है मूलभूत कुछ जो है चैप्टर्स, इनके बारे में आपको जो है जानना पड़ेगा, तभी आप जो है इस पर अच्छा कमांड बना पाएंगे। और इसका इम्पॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा है। प्रीलिम्स में अभी देखें, खासकर यूपीएससी की अगर बात करें तो आप देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन एवरेज जो है इस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। 15 से 20 क्वेश्चन, सोचिए आपके पीटी एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चैप्टर का। ठीक है, इस जो है बिल्कुल सब्जेक्ट का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का जो है कितना जो है इम्पॉर्टेंट है, आप इस बात से जो है आकलन या जो है अनुमान लगा सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है आते हैं। और इसमें भी आप प्रश्न जो देखेंगे ना, मैंने आपको पहले ही बताया, पीछे जो है आप वीडियो को देखे होंगे तो आपको हमने गाइड किया है कि इसमें स्टैटिक के पोर्शन नहीं है, बहुत कम स्टैटिक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको जो है करंट से रिलेटेड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से प्रश्न जो है पूछे गए दिखेंगे। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार अगर मेंस की बात करें, ठीक है, चाहे यूपीएससी की बात करें या यूपीपीसीएस की बात करें, तो आप देखेंगे यूपीपीसीएस में तो 2 से 3 प्रश्न जो है आपसे पूछे जा रहे हैं लगातार। और अगर यूपीएससी की बात करें, ठीक है, यूपीएससी में देखेंगे तो 3 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्न तक जो है पूछे गए हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के। सोचिए मेंस में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और इसी दिशा में जो है आपको वर्क करना है, जैसे हम लोग जो है आपको प्लान करके बता रहे हैं, जैसे हम लोग आपको जो है समझा रहे हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इतना है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपको क्या करना है, कितना पढ़ना है, इसको किस प्रकार से जो है आपको समझना है। ठीक है, अब अगर बात करें, ठीक है, कुछ प्रश्नों की, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न की अगर बात करें तो उसको भी जो हम लोग देख लेते हैं। आइए, तो 2020 में जो है 2020 में यूपीपीसीएस में, अभी मैंने बताया कि जो सोचिए चैप्टर जो शामिल हैं इस सब्जेक्ट में, उसके अलावा जो है प्रश्न पूछे गए हैं सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा गया है सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में, लक्ष्यों के संदर्भ में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप 2020 का पेपर उठाकर देखेंगे यूपीपीसीएस का, ठीक है, पेपर 3 में, तो आप तुरंत पाएंगे इस चीज को। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में किसी को पीछे न छोड़ने से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यह एक प्रश्न पूछा गया था, तो यह आप देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से जो है रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार 2020 में एक प्रश्न और आपसे पूछा गया है। ठीक है, उसके बारे में आप देखेंगे तो वह प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका 2020 का ही है कि वन्य जीवों के संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण वन्य जीवों के संरक्षण की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। जस्ट मिनट रुकिएगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। आलोचनात्मक
मूल्यांकन। ठीक है, एक प्रश्न आपको जो है 2020 यूपीपीसीएस की परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा कि वन्य जीवों के संरक्षण की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है 2020 के जो है यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर वन्य जीव संरक्षण की चुनौतियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो चुनौतियों को बहुत अच्छे से जो है आपको जानना होगा कि क्या क्या चुनौतियां जो है आ सकती हैं, क्या क्या चुनौतियां आई हैं वन्य जीव संरक्षण को लेकर। ठीक है, और आलोचनात्मक इसका मूल्यांकन करना था। 125 शब्द का यह प्रश्न था, 125 शब्द का यह प्रश्न था। और 125 शब्द वाले जो प्रश्न है आपको ध्यान होगा कि 8 अंक के होते हैं। ठीक है, तो अब स्वाभाविक सी बात है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर आपको करना है, ठीक है, कैसा मूल्यांकन करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो संरक्षण को जानना, वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड जो चुनौतियां हैं, जो नियम कानून है, ठीक है, जो परेशानियां जो है उत्पन्न हुई हैं संरक्षण को लेकर, उनके बारे में आप अगर जो है अच्छे से नहीं जानते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इस प्रश्न का आप जो है एक अच्छा उत्तर कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए जो है आपको ये सारी चीज़ें जानना चाहिए। जैसे आप देखेंगे इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में, तो 1970 से वैश्विक वन्यजीव आबादी में लगभग आप देखेंगे तो 58% की गिरावट हुई है। विगत वर्ष में जब यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तब आपको पता होना चाहिए कि कितनी कितनी जो है कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं वन्यजीव संरक्षण को लेकर। वन्यजीव संरक्षण की बात करें तो 2021-20 में प्रश्न पूछा गया था, 2020 में जो है कितने जो है विलुप्त प्रजातियां हैं, ठीक है, जिनको जो है 2020 के डेटा में जो है आप देखे हैं। ठीक है, इन सारे बातों को अगर आप जो है उल्लेखित करते हैं इस प्रश्न के अंतर्गत, तो एक अच्छा फॉर्मेट जो है, एक अच्छा उत्तर निखर कर आपका आ जाएगा और स्वाभाविक सी बात है इसमें आपको अच्छा नंबर जो है प्रदान होगा। और वन्य जीव संरक्षण की जो चुनौतियां हैं, ठीक है, यह कभी भी आपको जब लिखना होता है, ठीक है, तो इसको आपको जो है पॉइंट आउट कर कर लिखना होगा। ठीक है, पॉइंट आउट कर कर अगर आप लिखेंगे, पॉइंट्स में, बुलेट्स में लिखेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आपको बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है, 125 शब्द में लिखना है इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, और अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन की अगर बात हो रही है 125 शब्दों में और उसको आप बुलेट्स में अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक अच्छा उत्तर फॉर्मेट जो है आपके लिए साबित होगा और बहुत अच्छा जो है नंबर इसमें प्राप्त हो सकता है। आप 8-10 पॉइंट्स को इंक्लूड करिए, ठीक है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट नंबर की पॉइंट, अगर मैं अपने हिसाब से फर्स्ट नंबर का पॉइंट बताऊं, तो आप देखेंगे कि नए राज्य मार्गों, खानों, बांधों के रूप में गैर जिम्मेदार भरा हुआ जो है काम अगर होगा, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ की प्रजातियाँ जो होंगी, वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे, उनको जो है थोड़ा सा समस्या हो जाएगा। वन्य जीव का संरक्षण, जो वन्य जीवों के संरक्षण की जो बात हम कर रहे हैं, उसमें चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि एक स्पीसीज जो है वहाँ पर जो है खतरे में आती हुई दिखेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो रात के समय भारी वाहनों का अनियंत्रित मार्ग अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जो है कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, या जो है बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल कहीं मान लीजिए ऐसा बिल्कुल एक नेशनल पार्क टाइप का एरिया है, या फिर जो है बिल्कुल एक बायोडाइवर्सिटी एरिया है, वहाँ पर आप जो है ऐसे मार्ग का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर दिन रात जो है गाड़ियाँ, मोटर वाहनों का जो है आवागमन हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर जो है एक बिल्कुल संरक्षण को लेकर, जीव संरक्षण को लेकर जो है एक चुनौती खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को आपको जो है बुलेट्स में प्रेजेंट करना होता है इस प्रकार के प्रश्नों में, तब जाकर जो है एक अच्छा आंसर तैयार हो पाता है और आप जो है उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों के, इन सारे जो है बिल्कुल चर्चा पर जो है आपने अच्छे से देख लिया होगा कि कैसे कैसे जो है हमको सारी चीज़ों को करना है, कैसे हम जो है सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ये ओवरव्यू है। कल से प्रॉपर हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोई एक चैप्टर उठा लेंगे। ठीक है, कोई भी एक चैप्टर होगा उसको हम लोग उठाकर जो है अच्छे से करेंगे। ठीक है, कोशिश है कि बायोडाइवर्सिटी को हम लोग पहले पढ़ लिया जाए, क्योंकि इससे प्रश्न जो है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी और मेंस के भी एग्जाम में जो है वो यातायात बहुत जो है भारी भरकम रूप से जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, और यह जो है आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी जो है लाएगा। बहुत अच्छे से जो है जैव विविधता को अगर आप जो है करेंगे तो अच्छा सा जो है ग्रिपिंग तैयार हो जाएगा आपको, और थोड़ा सा आसान टॉपिक्स है, इसी से शुरुआत करते हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी से जो है या जैव विविधता से जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी और सारी बातें तो लगभग इसमें हमने कंप्लीट करा दी है आपको।
कोई तथ्य अगर छूटा हो, ठीक है, कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो तो कांटेक्ट करें हमारे टीम से, हमसे जो है आपको उस पर ज़रूर जो है गाइड किया जाएगा। और इसी के साथ जो है इस सेशन को मैं समाप्त करना चाहूँगा। मिलूँगा आपसे जो है नेक्स्ट सेशन में जो है एक नई क्लास के साथ, वह प्रॉपर क्लास होगी, ठीक है। या तो बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट या सिलेबस के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। इसके बाद जो है जो आपकी क्लास होगी वह बिल्कुल कंप्लीट होगी किसी एक चैप्टर की प्रॉपर, जैसा कि मैंने आपसे जो है प्रायः यह बताया कि जैव विविधता हम बायोडाइवर्सिटी अगले जो है अध्याय में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो है सेशन को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।